हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। डियर स्टूडेंट, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और केमिस्ट्री में हम लोगों का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन स्टार्ट है। चैप्टर नंबर 1 का हम लोगों ने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपने वो लेक्चर अटेंड किया होगा। हमारे कोई भी नए स्टूडेंट डायरेक्ट इसी क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले जाकर उन 2 लेक्चर को कंप्लीट करें, उसके बाद ही आज के लेक्चर को कंटिन्यू करिएगा। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म आदित्य साइंस कंसेप्ट पर। और आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। जहां हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 को समाप्त किया था, वहीं से आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 का आरंभ भी करेंगे। तो आप पेन पेपर लेकर तैयार हो जाइए, अपने सुंदर सुंदर हाथों से सुंदर सुंदर राइटिंग के साथ आप अपना नोट्स अवश्य तैयार करें, क्योंकि आपका नोट्स ही आपके एग्जाम के समय में आपका सारथी बनकर अच्छा साथ देगा। तो चलिए हम लोग आरंभ करते हैं क्लास को। आप पेन पेपर लेकर तैयार हो जाइए। चल, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हम आपको थोड़ी सी रिकॉल करा देते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। जो हमारे नए स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ा सा लाभकारी हो जाएगा कि क्या क्या हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया है। चलिए, हमने सबसे पहले क्लास नंबर 1 में चेंज के बारे में जाना था कि चेंज कितने प्रकार के होते हैं। एक फिजिकल चेंज होता है और एक केमिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज में किसी भी प्रकार के नए सब्सटेंस का निर्माण नहीं होता है और केमिकल चेंज में एक नए सब्सटेंस का निर्माण होता है। तो केमिकल चेंज और हम लोग फिजिकल चेंज पढ़ लिए थे सारे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। यानी कि जब एक पदार्थ टूटकर 2 नए सब्सटेंस का निर्माण करते हैं या 2 सब्सटेंस मिलकर एक नए सब्सटेंस का निर्माण करते हैं, जिसकी प्रॉपर्टीज पहले वाली सब्सटेंस से भिन्न होते हैं, यानी पहले वाली पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होते हैं। तो इसी को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में हम लोगों ने बहुत चीज़ों के बारे में जाना था कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या-क्या होते हैं। तो एक अभिकारक होता है और एक प्रतिफल होता है। अभिकारक किसे कहते हैं? जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम अभिकारक कहते हैं। और प्रतिफल, जब अभिक्रिया के फलस्वरूप एक नए सब्सटेंस का निर्माण होता है तो हम उसे प्रतिफल या उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि रासायनिक अभिक्रिया हम कैसे समझेंगे, कि इस अभिक्रिया एक प्रकार का ये चेंज जो है एक प्रकार का रासायनिक चेंज है, कैसे हमें पता चलेंगे। तो उसके लिए हमने बताया था कि ये 5 चीज़ों से हमें पता चल जाते हैं। पहला है कि जब गैस का निर्माण होता है तब समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। जब टेम्परेचर में हमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं तब समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। फिर हम लोग अवस्था में परिवर्तन को देख लेते हैं। फिर हम लोग रंग में परिवर्तन को देख लेते हैं और छेप के निर्माण होता है। तो इन तमाम 5 चीज़ों के आधार पर हम लोग समझ जाते हैं कि केमिकल रिएक्शन है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तो ये सारे चीज़ों के हम लोगों एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझा था। हर वो एग्जाम्पल आपके लिए इम्पोर्टेंट था। तो ये सारे चीज़ हमने कंप्लीट करवा दिया है। तो ये सारे चीज़ आप जाकर पढ़ लेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 2 लेक्चर हम लोग वहाँ तक पढ़े थे और आज हम लोग 3rd लेक्चर में रासायनिक समीकरण के बारे में जानेंगे। चलिए, तो समझते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या है। देखिए, अगर रासायनिक अभिक्रिया आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, तो रासायनिक समीकरण समझना भी आपके लिए सरल होगा। रासायनिक अभिक्रिया क्या था? कि कोई भी एक सब्सटेंस, कोई भी एक पदार्थ टूटकर जब 2 नए सब्सटेंस या 2 से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, जिनके गुण मूल्य पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, तो उसे हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया है। या इसी चीज को हम कहते हैं कि जब 2 पदार्थ या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जिसका गुण मूल्य पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं, तो हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया है। तो उस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग लिख रहे थे। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हम एग्जाम्पल में लेते हैं कि जैसे हमने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन हमने लिया और हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो हमने ऑक्सीजन लिया। हाइड्रोजन भी एक सब्सटेंस है, ऑक्सीजन भी एक सब्सटेंस है।
लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल भिन्न है। इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी जो गुण है वो बिल्कुल भिन्न है। हाइड्रोजन का गुण है कि ये एक ज्वलनशील पदार्थ है। ये एक ज्वलनशील पदार्थ है। और ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन ज्वलनशील पदार्थ को जलने में सहायता करता है, यानी ये किसी भी सब्सटेंस को जलाने के लिए सहायक है। तो हम कहते हैं कि ये जलाने वाला पदार्थ है। इसकी प्रॉपर्टीज है कि किसी भी सब्सटेंस को ये जला देगा, तो ये जलाने वाला पदार्थ है। जब इन दोनों की हमने रिएक्शन करवा दिया, जब इन दोनों को आपस में हमने रिएक्ट कराया, तो एक नए सब्सटेंस बनकर तैयार हुए जिसे हमने कहा जल। जल की प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो जल एक आग बुझाने वाला सब्सटेंस है, तो इसका कार्य है कि आग को बुझा देगा। ये इसकी प्रॉपर्टीज है। तो आप देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज बिल्कुल भिन्न थी। जब ये दोनों आपस में संपर्क इन दोनों का हुआ, इन दोनों का जब रिएक्शन हुआ, तो एक नया सब्सटेंस बनकर तैयार हुआ जिसे हमने कहा जल। जल की प्रॉपर्टीज बिल्कुल भिन्न है। तो इसी को हमने क्या कहा? रासायनिक अभिक्रिया कहा। अब इस रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए हमने शब्दों का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया है? शब्दों का प्रयोग किया है, अक्षरों का प्रयोग किया है। अब इन्हीं शब्दों या अक्षरों को जब हम लोग एक संकेत के माध्यम से, एक सूत्र के माध्यम से, यानी एक सिंबल और फॉर्मूला के माध्यम से जब हम लिख कर रिप्रेजेंट कर देते हैं, दिखा देते हैं, तो इसी क्रिया को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। इस विधि को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। हमने क्या कहा कि हम लोग जब रासायनिक अभिक्रिया पढ़े, तो रासायनिक अभिक्रिया में हम किसी भी प्रकार से रासायनिक सिंबल या रासायनिक फॉर्मूला का यूज नहीं किए थे। हमने किसका इस्तेमाल किया? जब हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को हमने शब्दों में लिखा, ऑक्सीजन को हमने शब्दों में लिखा, जल को हमने शब्दों में लिखा। तो ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया है। अब इसी रासायनिक अभिक्रिया में जो सब्सटेंस भाग लिए हैं, जो पदार्थ भाग लिया है, उस पदार्थ को जब हम किसी संकेत के माध्यम से या किसी फॉर्मूला के माध्यम से जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, जब उसे दर्शाते हैं, तो यही विधि हमारा रासायनिक समीकरण कहलाता है। आई होप कि आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। रासायनिक समीकरण कुछ नहीं है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो भी पदार्थ हैं, उन पदार्थों को जब हम संकेत के माध्यम से या सूत्र के माध्यम से दर्शाते हैं, तो इसी विधि को हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। तो आइए रासायनिक समीकरण क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया को उसमें शामिल पदार्थों के प्रतीकों, किसके बारे में कह रहा है? रासायनिक समीकरण के प्रतीक और सूत्रों की सहायता से दर्शाने की एक विधि है। दर्शाने की एक क्या है? एक विधि है। तो इसी को हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। अब आइए इसी चीज को हम एक एग्जाम, इसको कैसे हम रासायनिक समीकरण के माध्यम से दिखाएंगे, इसको समझते हैं। हमने क्या लिखा? हमने लिखा हाइड्रोजन के बारे में कि हाइड्रोजन है। और हमने ऑक्सीजन लिखा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमने लिखा। इन दो सब्सटेंस मिलकर एक नए सब्सटेंस का निर्माण किया जिसे हमने कहा जल। अब इसी चीज को अगर हमें रासायनिक समीकरण के माध्यम से लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? देखिए, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का सिंबल होता है या संकेत होता है वो H होते हैं। क्या होते हैं? H होते हैं। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का सिंबल O होता है। जब इन दोनों को हमने रिएक्शन कराया तो एक नए सब्सटेंस बना पानी, और पानी का फॉर्मूला होता है H2O। क्या फॉर्मूला होता है? H2O। अब यहां पर हम थोड़ी सी चीजों को एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे, क्योंकि आपको आगे चल के पढ़ना होगा कि ये कैसे हुआ है।
बट फिलहाल के लिए आप समझें कि हमने हाइड्रोजन को HK से डिनोट करवाया, ऑक्सीजन को O से डिनोट किया और पानी को हमने H2O से डिनोट किया। ये H2O क्या है? तो आप कहेंगे ये पानी का फॉर्मूला है। पानी का क्या है? फॉर्मूला है, जिसे हमने सूत्र कहा। हाइड्रोजन का ये क्या है? तो आप कहेंगे सिंबल है, यानी संकेत है। ऑक्सीजन का O संकेत होता है। तो ये जो लिखने की एक तरीका डेवलप किया गया, ये लिखने की जो एक विधि है, इसी को हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। यानी कि एक इक्वेशन के माध्यम से अभिक्रिया को दिखा देना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। बस इतनी बातें आप समझ गए। हमने क्या कहा? रासायनिक समीकरण, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को जब हम एक समीकरण, एक इक्वेशन के माध्यम से दिखा देते हैं तो उसी को हम कहते हैं रासायनिक समीकरण है। अब इक्वेशन क्या है? इक्वेशन में हम लोग किसी भी सब्सटेंस के सिंबॉलिक चिन्ह को दिखाते हैं, सिंबॉलिक चिन्ह के माध्यम से दिखाते हैं। जैसे हाइड्रोजन था तो H से दिखाएं, ऑक्सीजन है तो O से दिखाएं, या फॉर्मूला पर। अब जब हम रासायनिक समीकरण पढ़ते हैं तो रासायनिक समीकरण पढ़ने के दरमियान हमें कुछ चीजों पर, बेसिक चीजों पर ध्यान देने पड़ते हैं। वो बेसिक चीजें क्या है? यानी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नियम है जो आपको दिमाग में बैठा कर चलना होगा, क्योंकि वो चिन्ह, वो नियम के माध्यम से ही रासायनिक समीकरण को हम डिनोट कर सकते हैं या डिनोट करते हैं। चलिए देखिए, पहला नियम क्या कहता है कि जब हम अभिक्रिया के बारे में लिखते हैं, यानी कि अभिक्रिया के जो अभिकारक है, अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले अभिकारक हैं, उनको हम हमेशा रासायनिक समीकरण में लेफ्ट साइड की ओर लिखते हैं। किधर लिखते हैं? लेफ्ट साइड में लिखते हैं। यहाँ कह रहा है कि अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में, रासायनिक समीकरण में क्या है? सूत्र के माध्यम से दिखा देना, उसके फॉर्मूला के माध्यम से दिखा देना है। तो इसी अभिकारक के जो उनका संकेत है, अनुसूत्र है, उनके पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। किधर लिखा जाएगा? समीकरण के बाईं ओर लिखा जाएगा। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमने लिया हाइड्रोजन और क्लोरीन। एग्जाम्पल है, हमने हाइड्रोजन लिया और हमने क्लोरीन लिया। जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो एक नया सब्सटेंस तैयार होगा। उस नया सब्सटेंस का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या ये बात समझ गए? क्या बना? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना। अब इसी चीज को हम सिंबल के माध्यम से कह रहा है कि संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में। तो हाइड्रोजन को हम H2 लिख दिए, क्लोरीन को हमने Cl लिख दिया। जब इन दोनों का रिएक्शन हुआ तो एक नया सब्सटेंस बना 2HCl। 2HCl। अब आप देख पा रहे हैं कि अभिक्रिया तो हुआ है और अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक भी हैं। अभिकारक कौन कौन सा है? तो आप देखेंगे कि ये जो है अभिकारक नंबर 1 है और ये अभिकारक नंबर 2 है। ये अभिकारक नंबर 2 और ये अभिकारक नंबर 1 है। और ये क्या है? तो आप कहेंगे कि ये हमारा प्रतिफल है। ये प्रतिफल है।
इस प्रतिफल को हमने 2HCl लिखा है। क्या लिखा है? 2HCl लिखा है। अब आप जरा समझें कि जो हमारा अभिकारक है, जो हमारा अभिकारक है, वो अभिक्रिया के किधर है? तो आप कहेंगे कि वो समीकरण के, किसके? समीकरण के लेफ्ट साइड की ओर लिखा गया है। किधर की ओर लिखा गया है? लेफ्ट साइड की ओर लिखे गए हैं। तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, ये दोनों के दोनों अभिकारक है, जिसे हमने संकेतों के माध्यम से दर्शाया है। और ये किधर साइड लिखे गए हैं? तो आप कहेंगे लेफ्ट साइड की ओर लिखा गया है। तो यही कहता है रासायनिक समीकरण का जो रूल नंबर 1 है कि जब भी अभिक्रिया होगा, जब भी अभिक्रिया होंगे, तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक होंगे, वो हमेशा लेफ्ट साइड की ओर लिखा जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अभिकारक राइट साइड की ओर चला जाए। अगर ऐसा आपने गलती किया तो आपके नंबर पूरे के पूरे कट जाएंगे। तो इस बात को अच्छे ढंग से आप ध्यान में रखेंगे कि जब भी अभिक्रिया होगा, जब भी रासायनिक समीकरण लिखे जाएंगे, तो जो हमारा रिएक्टेंट है, जो हमारा अभिकारक है, चाहे वो जितने भी अभिकारक हो, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, उन सभी को हमेशा लेफ्ट साइड की ओर ही लिखे जाएंगे। तो ये हमारा रूल नंबर 1 कंप्लीट होता है। चल, रूल नंबर 2 कहता है कि अभिकारकों के जो सूत्र हैं, अभिकारकों के जो सूत्र होते हैं या संकेत होते हैं, ठीक है, उनके बीच प्लस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? प्लस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, जब हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं, हम इसी एग्जाम्पल को पुनः लिखते हैं। हमारा हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। जब ये हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्ट किया तो एक नया सब्सटेंस बना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड 2HCl। आप देख पा रहे हैं कि ये जो है, ये दोनों के दोनों हमारे अभिकारक हैं। ये दोनों के दोनों अभिकारक हैं। ये अभिकारक 1 है और ये अभिकारक 2 है। तो अभिकारक को हमने संकेत के माध्यम से दिखाया, हाइड्रोजन को H से हमने दिखाया, क्लोरीन को Cl से दिखाया। तो ये हमारे संकेत हैं। इन संकेतों के बीच में आप एक सिंबल देख रहे हैं प्लस का, एक चिन्ह देख रहे हैं प्लस का। यानी जब भी दो अभिकारक आपस में रिएक्ट करेंगे, तो उन दोनों फॉर्मूला के बीच या उन दोनों संकेतों के बीच प्लस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? प्लस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यही हमारा 2 नंबर रूल कहता है कि जब भी अभिक्रिया होगा तो दो अभिकारकों के बीच में प्लस साइन का इस्तेमाल किए जाते हैं, किसी और साइन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करेंगे। तो ये रूल नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। अब रूल नंबर 2 के बाद हम लोग बढ़ते हैं रूल नंबर 3 पर। कहता है कि अभिक्रियाओं के प्रतिफल को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के दाईं ओर लिखे जाते हैं। किधर लिखे जाते हैं? समीकरण के दाईं ओर लिखे जाते हैं। इसका क्या मतलब है समझते हैं। देखिए, जब भी अभिक्रिया होगा तो अभिक्रिया के फलस्वरूप एक नए सब्सटेंस के तो निर्माण होंगे ही होंगे, और उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? तो उत्पाद कहते हैं, या प्रतिफल या प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। अब जब भी अभिक्रिया होगा तो प्रतिफल का निर्माण होगा, और ये प्रतिफल हमेशा अभिक्रिया के राइट साइड में ही या समीकरण के राइट साइड की ओर ही लिखे जाएंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि प्रतिफल को लेफ्ट साइड की ओर लिख दिया जाए और हमारे जो अभिकारक है उनको राइट साइड की ओर लिख दिया जाए। अगर ऐसा कभी भी हुआ तो आपके पूरे के पूरे नंबर काट लिए जाएंगे। कहना क्या चाहते हैं? हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर बनाया एक नया सब्सटेंस जिसे हमने कहा प्रतिफल। ये क्या है? प्रतिफल।
फल है। तो आप देख पा रहे हैं कि अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्रतिफल बना, जो प्रोडक्ट बना है वो किधर साइड की ओर है? तो आप कहेंगे कि राइट साइड की ओर है, यानी दाएं पक्ष की ओर इसको लिखा गया है। तो ये हमारा रूल नंबर 3 कहता है। आप किसी भी अभिक्रिया को देखेंगे, यहाँ देखिए, ये हमारा क्या था? प्रतिफल था, और प्रतिफल को हमने किधर लिखा है? राइट साइड की ओर लिखा है। इसी तरीका से अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने लिया कैल्शियम कार्बोनेट, या कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। अभी इतना टफ एग्जांपल बिल्कुल लेना आपके लिए उचित नहीं है, तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे हमने जिंक लिया, जेड, जिंक को जब हमने रिएक्शन कराया H2SO4 के साथ, किसके साथ रिएक्शन कराया हमने? H2SO4 के साथ हमने रिएक्शन कराया। तो जिंक को हमने Zn कहा। जिंक का सिंबल क्या होता है? Zn होता है। और ये सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी जिसे हमने H2SO4 कहा, सल्फ्यूरिक अम्ल को हमने फॉर्मूला के माध्यम से H2SO4 के माध्यम से हमने लिखा। जब इन दोनों का हमने रिएक्शन कराया तो नए सब्सटेंस बने, ZnSO4, जिंक सल्फेट बना, और हाइड्रोजन गैस बना, हाइड्रोजन गैस बना। तो आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो है ये अभिकारक है, और अभिकारक को किधर लिखा गया है? तो बायां पक्ष में लिखा गया है। और ZnSO4 प्लस H2O हमारा क्या है? तो आप कहेंगे प्रतिफल है, और इस प्रतिफल को कहाँ लिखा गया है? तो आप कहेंगे कि दायां पक्ष की ओर लिखा गया है। तो यही हमारा 3rd नंबर रूल कहता है कि जब भी अभिक्रिया होगा तो अभिक्रिया के दरमियान जो प्रतिफल बनते हैं वो हमेशा राइट साइड की ओर ही लिखे जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस नियम को भी अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। चल, अब अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि प्रतिफलों के जो सूत्र हैं उनके बीच भी धन्य चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। इसका क्या मतलब है? देखो, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 4 में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। रूल नंबर 2 कहता है कि अब दो अभिकारक हैं तो उनके बीच में धन चिन्ह यानी प्लस साइन का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसी तरीका से जब प्रतिफल होंगे तो प्रतिफल अगर दो बने हैं या दो से अधिक प्रतिफल का निर्माण हुआ है तो भी प्लस साइन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर देखें अच्छे ढंग से कि ये दोनों अभिकारक हैं, जिंक और हाइड्रोक्लो, जिंक हमारा और साथ ही साथ सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दोनों क्या है? तो आप कहेंगे कि ये दोनों के दोनों अभिकारक है। तो अभिकारक के बीच में किसका इस्तेमाल हुआ है? तो आप कहेंगे कि अभिकारक के बीच में प्रति, ये प्लस साइन है। तो यहाँ भी प्रतिफल के बीच में, दो प्रतिफलों के बीच में किसका इस्तेमाल किया गया है? प्लस साइन का इस्तेमाल किया गया है। तो ये रूल नंबर 4 था। अब रूल नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। रूल नंबर 5 कहता है कि अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच एक सिंबल का इस्तेमाल होता है, एक चिन्ह का इस्तेमाल होता है, और वो चिन्ह होते हैं एरो, यानी तीर चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि अभिकारकों और प्रतिफल को अलग अलग दिखाने के लिए हम उनके बीच में तीर चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। इसका क्या मतलब है? आइए देखते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये अभिकारक है, ये दो क्या है? अभिकारक है, और ये क्या है? प्रतिफल। अभिकारक और प्रतिफल के बीच में हमने किसका इस्तेमाल किया है? तो आप कहेंगे कि आप कहेंगे कि यहाँ पर हमने तीर चिन्ह का इस्तेमाल किया है। अब ये तीर चिन्ह का इस्तेमाल हमने क्यों किया? ताकि हमें पता चल सके कि रिएक्शन किधर की ओर है। हम तीर चिन्ह का इस्तेमाल इस कारण से करते हैं, इस वजह से करते हैं कि हमें मालूम हो
कि अभिक्रिया किस दिशा की ओर हुआ है। यानी जब भी आपको ये सिंबल दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि इसके लेफ्ट साइड में आप यहां से भी पता कर सकते हैं कि एरो जो साइन है, जो तीर चिन्ह है, तीर चिन्ह के तीर चिन्ह के बाएं साइड हमेशा अभिकारक होगा और तीर चिन्ह के हमेशा दाईं ओर प्रतिफल होगा। यानी तीर चिन्ह से भी हम दिखा सकते हैं कि अभिकारक किधर है और प्रतिफल किधर है। बस इतनी सी छोटी सी बात आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि जो एरो का सिंबल होता है, जो एरो का चिन्ह होता है, वो केवल इस चीज को बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा की ओर हुए हैं। आपको आगे चल के जब हम पढ़ेंगे रिएक्शन के टाइप, अभिक्रिया के जब हम टाइप पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक और सिंबल देखने को मिलेगा इस प्रकार से। इस प्रकार से आपको सिंबल देखने को मिलेंगे। तो उसका क्या मतलब होगा वो आने वाले जो क्लास होंगे उसमें हम लोग समझेंगे जब हम लोग रिएक्शन के टाइप पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चल, तो ये इन 5 चीज़ों के माध्यम से हम पूरे रासायनिक समीकरण को लिख देते हैं। पहला क्या है? पहला है कि जो भी अभिकारक है, वो लेफ्ट साइड की ओर लिखा जाएगा। अभिकारकों के बीच में, 2 अभिकारकों के बीच में, 2 से अधिक अभिकारकों के बीच में प्लस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाएगा। थर्ड नंबर कहता है कि प्रतिफल को हमेशा राइट साइड की ओर लिखे जाएंगे। प्रतिफलों के बीच में एक प्रतिफल, 2 प्रतिफल या 2 से अधिक प्रतिफलों के बीच में प्लस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाएगा। और फिफ्थ नंबर रूल कहता है कि अभिकारक और प्रतिफल के बीच में हमेशा एरो साइन का इस्तेमाल किए जाएंगे। क्या ये बात अच्छे ढंग से आपके दिमाग में बैठ गया? क्या अच्छे ढंग से आपके दिमाग में ये चीज़ें पूरी तरीक़ा से बैठ गया? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। चलिए, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। जब हम रासायनिक समीकरण पढ़ते हैं, तो रासायनिक समीकरण में हमें 2 चीज़ें देखने को मिलते हैं। 2 प्रकार के हमें रासायनिक समीकरण देखने को मिलते हैं। एक होता है बैलेंस इक्वेशन और एक होता है इम्बैलेंस इक्वेशन। इसका क्या मतलब है? बैलेंस इक्वेशन का अर्थ होता है संतुलित समीकरण और इम्बैलेंस इक्वेशन का अर्थ होता है असंतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण क्या है? असंतुलित समीकरण क्या है? इसको जानने से पहले हमें समझना होगा मास कंजर्वेशन के बारे में, जो लेवोजियर के द्वारा दिया गया था। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम को, कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण के नियम। सबसे पहले यहां से प्रश्न बनता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसके द्वारा दिया गया था? द्रव्यमान संरक्षण के नियम किसके द्वारा दिया गया था? सबसे पहले तो यहीं से प्रश्न बन जाते हैं, जो आपके एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं। आइए, जब भी आपसे पूछा जाए कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसके द्वारा दिया गया था, तो आप ध्यान रखेंगे कि ये जो नियम प्रस्तुत किया गया था, इस नियम के प्रस्तुतकर्ता जो थे, वो लेवोजियर साहब थे। कौन थे? लेवोजियर। नाम थोड़ा-सा आपको अजीब-सा लगेगा, लेकिन क्या करें, ये पढ़ना ज़रूरी है, आपको याद करना ज़रूरी है। इस वजह से हमारा भी एक कर्तव्य है कि आपको हर वो बेसिक से बेसिक चीज़ें, हर वो छोटी से छोटी चीज़ों को आपके दिमाग में बैठा दिया जाए। जब भी आपसे पूछेगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था, तो लेवोजियर ने दिया था। किसने दिया था? लेवोजियर ने दिया था। ठीक है? चलिए, अब समझते हैं कि ये द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है, ये है क्या? वास्तव में ये क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है, कहता है कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ होंगे, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ होंगे, उनका द्रव्यमान और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले जो पदार्थ होंगे, उनका द्रव्यमान, ये दोनों बराबर होंगे। ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे।
कुछ बच्चे को यहाँ पर डाउट हो सकता है कि ये द्रव्यमान और भार में, तो सबसे पहले हम इसको क्लियर करेंगे। देखो, सबसे पहले तो इस चीज को आप अच्छे ढंग से क्लियर कर ले कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। एक होता है द्रव्यमान और एक होता है भार। द्रव्यमान को हम लोग मास कहते हैं। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हैं तो जब हम फिजिक्स पढ़ाएंगे तो उसमें भी आपको ये अच्छे ढंग से समझा देंगे। और भार का मतलब होता है वेट। भार को हम लोग W से डिनोट करते हैं और द्रव्यमान को हम लोग M से डिनोट करते हैं। जब भी M आया तो मास है और W आया तो वेट है। द्रव्यमान का क्या मतलब है? देखो, किसी भी पदार्थ के बनने में कुछ ना कुछ मटेरियल लगे होंगे। किसी न किसी पदार्थ को बनने में कुछ ना कुछ मटेरियल लगे होंगे। जैसे अगर बात की जाए अपने आप की, तो हम लोगों के बनने में कुछ ना कुछ पदार्थ लगा है। उस पदार्थ की जो मात्रा होती है, उस पदार्थ की जो मात्रा होती है, उसी को हम कहते हैं कि द्रव्यमान है। जैसे ये हमारे पास पेन है, ये हमारे पास पेन है। इस पेन को बनाने में मेटल का इस्तेमाल किया गया है। किसका इस्तेमाल किया गया है? मेटल का, यानी धातु का इस्तेमाल किया गया है। तो इस धातु, इसके इस्तेमाल, इसमें जो बना, इसको जो बनाया गया है, इसको जो बनाया गया है, इस पेन को जो बनाए गए हैं, इस पेन में इस्तेमाल किया गया धातु का। तो धातु के कुछ ना कुछ तो मात्रा लगे होंगे ना। हमने क्या कहा कि धातु का कुछ ना कुछ तो मात्रा लगा होगा। अब जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड में बहुत सारे सब्सटेंस लगे हुए हैं। जैसे ऊपर में आप ग्लास देख रहे हैं, तो इस ग्लास के कुछ ना कुछ तो मात्रा लगी होगी ना। इसमें कुछ मेटल इस्तेमाल के, इसके बॉडी जो बनाए गए हैं मेटल के हैं, तो मेटल का भी कुछ ना कुछ तो मात्रा लगा है। तो उसी मात्रा को हम कहते हैं द्रव्यमान। उसी मात्रा को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। जैसे हमने ये फ्लावर लिया, इस फ्लावर में पूरी तरीका से आप देख पा रहे हैं कि प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। ये फ्लावर भी जो है प्लास्टिक का है। ये जो पोट है, ये भी किसका है? तो प्लास्टिक का है। तो इसको बनाने में प्लास्टिक की कुछ मात्रा इसका यूज हुआ है। प्लास्टिक के कुछ मात्रा का यूज हुआ है। वही मात्रा हमारा द्रव्यमान कहलाता है। जितनी मात्रा लगी है उसी को हम द्रव्यमान कहते हैं। और द्रव्यमान को जब भी हम लिखते हैं तो हम उसे ग्राम में या केजी में डिनोट करते हैं। केजी में डिनोट करेंगे या ग्राम में डिनोट करेंगे। केजी में डिनोट करेंगे या तो ग्राम में डिनोट करेंगे, या तो केजी लिखेंगे या तो जी लिख देंगे। लेकिन जब हम भार को लिखते हैं तो भार का जो मात्रक होता है, क्या होता है? मात्रक। जिस प्रकार से द्रव्यमान की मात्रक किलोग्राम या ग्राम होता है, उसी तरीका से भार का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होते हैं, या डाइन भी इसे हम कहते हैं। फिलहाल के लिए आप न्यूटन समझें। फिजिक्स तो अभी हम पढ़ा नहीं रहे हैं, हम तो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो उतनी गहराई में हम नहीं जाएंगे। हमें बस समझाना है आपको द्रव्यमान और भार में अंतर। क्योंकि जब हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम को समझा रहे हैं तो बच्चे को पता तो होना चाहिए कि द्रव्यमान क्या है और भार क्या है। हम समझाएंगे द्रव्यमान संरक्षण के नियम, वो उसके दिमाग में चलेगा भार वाली कंसेप्ट। तो पहले द्रव्यमान और भार में, दोनों में भिन्नता आपको समझना होगा कि ये दोनों में क्या अंतर है। तो द्रव्यमान, जब भी हम मार्केट से कोई भी सब्सटेंस खरीद के लाते हैं, कोई भी चीजों को खरीद के लाते हैं, तो हम द्रव्यमान की मात्रा खरीद के लाते हैं, उसको हम द्रव्यमान कहते हैं। क्योंकि जब आप मार्केट में जाते हो, आप कहते हो कि 1 केजी चीनी दो, तो 1 केजी जो चीनी है वो हमारा द्रव्यमान है, भार नहीं है। वो भार नहीं है, वो द्रव्यमान है। लेकिन जब हम द्रव्यमान के साथ इस भार को हम लिखते हैं कि जब हम द्रव्यमान के साथ साथ जब गुरुत्वीय त्वरण
गुरुत्वीय त्वरण की जब हम बात एक साथ कर लेते हैं तब हमारा भार कहलाता है। तब क्या कहलाता है? भार कहलाता है। यानी कि जैसे गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 10। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 10। हमने अगर 1 केजी आलू खरीद के लाया है, तो 1 केजी यानी कि 1000 ग्राम जो है या 1 केजी जो है वो द्रव्यमान कहलाएगा। लेकिन जब भार की अगर हम बात करें तो 1000 में हमें 10 से गुना करने पड़ेंगे। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर आपको सिंबल जो है प्लस का नहीं, गुना का। यानी कि द्रव्यमान में जब हम गुरुत्वीय त्वरण से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब हमारा भार कहलाता है। यानी कि जो भार होगा हमारा 10,000 न्यूटन का होगा। कितने न्यूटन का होगा? 10,000 न्यूटन का होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको द्रव्यमान और भार में भी अंतर समझ में आ गया होगा कि भार किसे कहते हैं और द्रव्यमान किसे कहते हैं। जब हम द्रव्यमान में गुरुत्वीय त्वरण से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमने ये 10 एप्रोक्स मान लिया है, हालांकि होते हैं 9.8। अब किसी बच्चे को बात छीनने की आदत होगी तो वो कहेगा कि सर 9.8 होता है, आप गलत पढ़ा रहे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एप्रोक्स मान हमने 10 लेकर चला है क्योंकि कैलकुलेशन करने में थोड़ी-सी आसानी हो जाती है। चलिए, तो द्रव्यमान और भार में आप अंतर समझ गए होंगे। तो अब समझते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम को। द्रव्यमान संरक्षण के नियम कहता है कि किसी भी चीज़ को अगर बनाने में जितनी मात्रा हम इस्तेमाल किए हैं, जैसे अगर इस मार्कर को बनाने से पहले, इस पेन को बनाने से पहले हमें मेटल लगाए होंगे, कुछ चीज़ें और लगे होंगे, मेटल के साथ-साथ कुछ और भी चीज़ें लगे होंगे, डज़न्ट मैटर। लेकिन हम मेटल को लेकर चलते हैं। इसमें थोड़ी-सी रबर वाली भी चीज़ें हैं, तो रबर भी ले लेते हैं। तो मेटल की कुछ मात्रा लिए और रबर की कुछ मात्रा लिए। उन दोनों को हमने मिलाकर एक नया सब्सटेंस बनाया जिसको हमने नाम दिया पेन। तो मेटल का कुछ मात्रा था, रबर की कुछ मात्रा थी। इन दोनों के जब द्रव्यमान को हमने मिलाया, जैसे मान लेते हैं कि 10 ग्राम हमने मेटल लिया और 2 ग्राम हमने लिया रबर को, तो 10 से 2 12, टोटल कितने द्रव्यमान की खपत हुई? तो आप कहेंगे सर 10 + 2 12 ग्राम द्रव्यमान की खपत हुई है। तो ये जो सब्सटेंस बनकर तैयार हुआ, ये जो पेन बनकर तैयार हुआ, इसकी भी द्रव्यमान जो होगी वो 12 ग्राम ही होगा। वो भी कितना होगा? 12 ग्राम ही होगा। तो इसी को हम कहते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। इसी को क्या कहें? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कि किसी भी चीज को बनाने में जितनी मात्रा इस्तेमाल किया गया है, उसके बनने के फलस्वरूप यानी अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बना हुआ सब्सटेंस है, उसकी भी मात्रा समान होगी, उसकी भी द्रव्यमान समान होगा। तो हम कहते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। आइए अब पढ़ते हैं। कहता है कि रासायनिक प्रतिक्रिया या अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो निर्मित होता है, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 1 केजी आप चीनी मिला दो पानी में। जैसे 1 केजी चीनी और 1 केजी पानी हमने अगर मिलाया है आपस में, तो मात्रा कितनी है? 2 लीटर। मात्रा कितनी है? 2 लीटर। हमने चीनी लिया 1 केजी। आओ समझते हैं और भी बारीकी से। हमने चीनी लिया और हमने पानी लिया। चीनी हमने लिया 1 केजी, पानी हमने लिया 5 केजी। तो चीनी और पानी मिलकर एक चीज बनाया जिसे हम कहते हैं शरबत, जिसे हमने कह दिया शरबत। ठीक है। चीनी और पानी को जब हमने घोला तो एक पदार्थ बना जिसको हमने कहा शरबत। तो शरबत जो है वो कितने केजी के होंगे? कितने केजी शरबत बनेगा? तो देखो 1 केजी चीनी और 5 केजी चीनी, यहाँ पर टोटल द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान की जो कुल मात्रा है वो कितनी है? तो आप कहेंगे कि सर ये द्रव्यमान की जो कुल मात्रा है
6 kg है। कितने केजी है? 6 kg है। और जब ये शरबत बना तो शरबत की मात्रा कितनी हो गई? तो शरबत की भी मात्रा 6 kg ही होगा। कितने केजी होगा? 6 kg ही होगा। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम में आप एक बात को अच्छे ढंग से तो समझ गए होंगे कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम में जो भी पदार्थ भाग लिया है उसका द्रव्यमान, और भाग लेने के बाद यानी अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बना उसका भी द्रव्यमान समान होगा, अभिक्रिया अभिकारक के बराबर होगा। तो जब भी रासायनिक प्रतिक्रिया होगा, रासायनिक अभिक्रिया होंगे, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ना तो द्रव्यमान नष्ट होगा और ना ही द्रव्यमान अधिक होंगे। यानी ना तो द्रव्यमान का नष्ट होता है और ना ही द्रव्यमान निर्मित होते हैं। तो इसी को हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसी को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी हमेशा ध्यान रखेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर ही पूरा केमिस्ट्री चलेगा। पूरा केमिस्ट्री किसमें चलेगा? द्रव्यमान संरक्षण के नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम अगर आपको समझ में आ गए तो रासायनिक समीकरण के जो टाइप है, संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण, उसको अच्छे ढंग से आप समझ पाएंगे। तो क्या ये इतनी बातें समझ में आ गया? अगर इतनी बातें समझ में आ गया तो यहां से हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यहां से हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। चल, यहां इस चीज, चलो यहीं पर हम लिख लेते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण में होगा क्या? अभिकारक को का कुल द्रव्यमान प्रतिफलों का कुल द्रव्यमान। ये दोनों आपस में क्या होंगे? ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होगा। इसी को हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम। इसी को हम क्या कहेंगे? द्रव्यमान संरक्षण के नियम। कि जब अभिकारक के द्रव्यमान और प्रतिफल के द्रव्यमान अगर बराबर हैं तो हम उसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो यही कहता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम को अब अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए कि रासायनिक प्रतिक्रिया या अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्मित होता है, द्रव्यमान न तो निर्मित होता है और ना ही नष्ट होता है, और ना ही नष्ट होता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। द्रव्यमान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। इसी को हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम। और द्रव्यमान संरक्षण के नियम किसने दिया था? तो लेवोजियर ने दिया था, जब ये अपने प्रयोगशाला में प्रयोग किए थे। अच्छे ढंग से प्रयोग करके इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला था कि जब भी अभिक्रिया होगा तो किसी भी प्रकार के द्रव्यमान का ना तो इजाद होगा यानी न तो निर्मित होगा और ना ही उसका नष्ट होगा यानी ना ही वो समाप्त होंगे। तो इसी को हम कहेंगे द्रव्यमान संरक्षण के नियम। चल, तो उम्मीद करते हैं कि ये अच्छे ढंग से आप समझ गए होंगे। अब इसी चीज को हम एक अच्छे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाह रहे हैं। चल, जैसे हमने हाइड्रोजन लिया और हमने ऑक्सीजन लिया, बना जल। बना क्या है? जल बना है। देखो, हाइड्रोजन की जो भार होता है, एक हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है, एक, ध्यान रखेंगे आप ग्राम ही लिख लीजिए, केजी लिख लीजिए, जो लिखना है फिलहाल के लिए लिख लें। हालांकि इसको एमयू में लिखा जाता है।
हाइड्रोजन अगर 1 ग्राम लेते हैं, ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है वो 16 ग्राम होते हैं। तो एक हाइड्रोजन अगर 1 ग्राम का है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है तो 4 ग्राम होगा। ऑक्सीजन 2 है। एक ऑक्सीजन के परमाणु का जो भार होता है, जो द्रव्यमान होता है 16 ग्राम है। तो 2 ऑक्सीजन के द्रव्यमान कितने होंगे? तो आप कहेंगे 16 गुना 2 32 ग्राम होगा। कितना ग्राम होगा? 32 ग्राम होगा। टोटल कितने हो गए? तो आप कहेंगे 32 प्लस 4। इस चीज को और अच्छे ढंग से हम लिख देते हैं। यहां पर 2 गुना कितना हो गया? हाइड्रोजन 2 गुना 1 तो 4 ग्राम। 32 प्लस 4 36 ग्राम। क्या जो प्रतिफल है, जो हमारा जल बना है, जल का जो मास है, क्या वो 36 ग्राम है या नहीं है? अगर 36 ग्राम है तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम सही है। अगर नहीं है, इसका मतलब है कि ये हमारा समीकरण गलत हो जाएगा। तो देखो, हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हाइड्रोजन है तो 4 ग्राम। ऑक्सीजन कितने हैं? तो 2 ऑक्सीजन है तो 32 ग्राम। टोटल कितने हो गए? तो आप कहेंगे 36 ग्राम। तो आप यहां से देख पा रहे हैं कि अभिकारक का जो कुल द्रव्यमान है, टोटल जो मास है, वो प्रतिफल के का जो कुल मास है उसके बराबर है। तो यहां से प्रूव हो जाता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम, कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम में हमेशा अभिकारक की जो मात्रा है, जो उसका वेट है, जो उसकी मास है, वो बराबर होंगे प्रतिफल के मास के। तो आई होप कि आपको ये बातें भी अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। चल, तो ये सारा का सारा चीज को हमने अच्छे ढंग से तोड़ के आपको समझाया। हाँ, तो अगर द्रव्यमान संरक्षण के नियम को हमने समझ लिया तो अब हमारे लिए आसान हो गए रासायनिक समीकरण समझना। देखिए, एक है संतुलित समीकरण, एक है असंतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण में क्या होता है, बस इतनी बातें समझे पहले। अगर संतुलित समझ गए तो असंतुलित भी समझ जाइएगा। संतुलित समीकरण में क्या होता है कि अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले अभिकारक है, अभिकारक की जो परमाणुओं की संख्या है, अभिकारक की जो परमाणुओं की संख्या है या परमाणुओं की जो द्रव्यमान है, उनकी मात्रा यदि प्रतिफल में जो मौजूद परमाणुओं की संख्या के बराबर हो जाए। अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले अभिकारक हैं, यानी अभिकारकों की परमाणुओं की संख्या प्रतिफलों के परमाणुओं की संख्या के बराबर हो जाए तो हम ऐसे इक्वेशन को संतुलित समीकरण कहते हैं। क्या ये बात समझ में आया? चल, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। हमने कहा कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो सब्सटेंस हैं, जो पदार्थ हैं, उनमें उनकी जो संख्या है, यदि प्रतिफल में जो उपस्थित है परमाणु की जो संख्या है उसके बराबर हो जाए तो हम कहते हैं कि यह संतुलित समीकरण है। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने लिया हाइड्रोजन, हमने लिया हाइड्रोजन और हमने लिया ऑक्सीजन। ये दोनों मिलेंगे और एक सब्सटेंस बनाएगा, जल 2H2O।
अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर बार-बार एक ही एग्ज़ाम्पल क्यों ले रहे हैं आप? एक ही एग्ज़ाम्पल लेने का हमारा मकसद है कि आप हर वो कंसेप्ट को समझें एक ही एग्ज़ाम्पल के माध्यम से। जब हम एक ही एग्ज़ाम्पल के माध्यम से हर कंसेप्ट को सीखते हैं, तो वो हमारे लिए सीखना आसान हो जाता है। लेकिन जब हम अलग-अलग एग्ज़ाम्पल लेंगे, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे उस सिंबल को याद करने में। आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। आप उलझे रहेंगे कि सर ये बार-बार जो इक्वेशन आप लिख पा रहे हैं, कभी इस इक्वेशन को कभी आप याद करने में ही भ्रमित हो जाएँगे। इस वजह से हम बार-बार एक ही एग्ज़ाम्पल को लिख रहे हैं। चलिए, हाइड्रोजन हमने लिया और ऑक्सीजन हमने लिया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन की अगर परमाणु की संख्या हम बात करें, हाइड्रोजन के जो परमाणु है वो कितने हैं? देखो, परमाणु हमेशा सिंगल होता है। हमने आपको परमाणु और अणु में अंतर सिखलाया है। केवल H लिखें तो परमाणु, H2 लिखें तो अणु। ये क्या है? अणु है या इसको यौगिक भी आप कह सकते हैं। लेकिन अणु कहना ज़्यादा सूटेबल होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? तो आप देखेंगे कि पहले तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं और फिर इस 2 परमाणु में 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। किससे मल्टीप्लाई किया गया है? 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु और 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो टोटल परमाणुओं की संख्या 4 है। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? तो आप कहेंगे ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। तो यहाँ टोटल कितने परमाणु हैं? टोटल परमाणुओं की अगर संख्या देखी जाए तो टोटल परमाणुओं की संख्या 6 है। कितने परमाणु मौजूद हैं? 6 परमाणु मौजूद हैं। तो क्या यहाँ पर भी 6 परमाणु मौजूद है? तो आप कहेंगे कि सर 2 परमाणु तो ऑक्सीजन के हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन के 2 परमाणु। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 4 परमाणु हैं। टोटल कितने परमाणु हो गए? 6 परमाणु हो गए। इसका मतलब है कि अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और प्रतिफल में परमाणुओं की संख्या ये दोनों के दोनों बराबर है। ये दोनों के दोनों क्या है? बराबर है। तो ऐसे समीकरण को हम कहते हैं संतुलित समीकरण। ऐसे समीकरण को हम क्या कहते हैं? संतुलित समीकरण कहते हैं। आप तो समझ गए होंगे। अब तो अच्छे ढंग से समझ गए होंगे कि संतुलित समीकरण क्या कहते हैं। हाँ बच्चे, यहाँ एक बात का और भी ध्यान आपको रखना है कि हमेशा ध्यान रखिएगा कि सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। जब भी संतुलित होगा तो सभी तत्वों के सभी तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे आप समझ रहे हैं कि 6 परमाणु यहाँ भी है, 6 परमाणु यहाँ भी है, यानी कि अभिकारक में भी 6 परमाणु है, प्रतिफल में भी 6 परमाणु है, तो संतुलित है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा हो सकता था कि आप इसी चीज़ को आप लिख दें, जैसे H2 लिख दिए और O4 लिख दें। H2 लिख दे, O4 लिख दे, तो यहाँ भी तो 6 परमाणु है। यहाँ भी परमाणुओं की संख्या कितनी है? 6 है। तो क्या ये बैलेंस है? क्या ये संतुलित है? अरे नहीं है। ये संतुलित नहीं है। वजह क्या है? वजह यह है कि यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणु 4 हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणु 4 हो गए। तो जरा सोचो कि अगर किसी क्लास में अगर
100 विद्यार्थी हैं और 100 विद्यार्थी में से अगर हम कहें कि 60 लड़के हैं और 40 लड़कियां हैं, तो अब उसे किसी भी क्लास में ले कर जाकर बैठा दो या किसी भी बेंच में, उस क्लास के किसी भी बेंच पर किसी को भी बैठा दो, संख्या में परिवर्तन नहीं होगा। संख्या में परिवर्तन नहीं होगा। हमने क्या कहा कि एक क्लास है, एक क्लासरूम में मान लेते हैं कि 100 स्टूडेंट हैं, 100 विद्यार्थी हैं। उस 100 विद्यार्थी में से 60 अगर लड़के हैं और 40 लड़कियां हैं, तो उस क्लास में एक लड़के के साथ 2 लड़कियां बैठा दो, 2 लड़कियां के साथ 1 लड़के बैठा दो, या किसी भी तरीका से आप रैंडमली कैसे भी बैठा दो, उस क्लास में लड़के और लड़कियों की संख्या में परिवर्तन नहीं होगा। 40 लड़कियां हैं तो लड़कियां 40 ही रहेगी और लड़के 60 हैं तो 60 ही रहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि 60 लड़कियां हो जाए और 40 लड़के हो जाए। हाँ, नया एंट्री लेंगे वो अलग चीज है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में। तो यहाँ पर आप देखें कि हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हो गए। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने अगर 2 ग्राम चीनी मिलाया है तो फिर 4 ग्राम चीनी का स्वाद तो नहीं आएगा। अगर हम 2 ग्राम चीनी मिलाकर अगर चाय बना रहे हैं तो 2 ग्राम चीनी के बराबर ही हमें मीठे लगेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 2 ग्राम चीनी मिलाएं और 4 ग्राम चीनी के बराबर हमको मीठा लगे। तब तो हर कोई 2 ग्राम मिलाता और 4 ग्राम चीनी का स्वाद पाता। ऐसा तो नहीं होगा। तो यही होता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम में कि अभिकारक में जो भी भाग लिए हैं तत्व, उन सभी तत्वों के परमाणुओं की जो संख्या होंगे, प्रतिफल में परमाणुओं की संख्या के बराबर होंगे। उन्हीं तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर होंगे, तब कहा जाएगा कि वो संतुलित समीकरण है। तो आइए अब इसी चीज को हम समझते हैं। संतुलित समीकरण से तात्पर्य रासायनिक समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या को बराबर बनाने से है। यानी अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और प्रतिफल में परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, तब हम कहते हैं कि रासायनिक ये संतुलित समीकरण है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं अभिकारक में सभी तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर होने चाहिए। प्रतिफल में इस चीज को और ऐसे लिख देते हैं, प्रतिफल में उसी तत्व के परमाणु के संख्या बराबर होने चाहिए। उसी तत्व कहने का अर्थ क्या है कि जो भाग लेने वाले तत्व हैं, इसको और थोड़ा सा हम अच्छे ढंग से लिखते हैं। प्रतिफल में प्रत्येक तत्वों की संख्या के बराबर होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन है यहाँ 4, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 4, यहाँ ऑक्सीजन है 2, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 होने चाहिए, तब हम कहेंगे संतुलित समीकरण है। अगर संतुलित समीकरण समझ में आ गए आपको, तो आप असंतुलित समीकरण भी समझ गए। असंतुलित, अरे संतुलित का उल्टा। असंतुलित का अर्थ क्या है? संतुलित का उल्टा, कि जो संतुलित ना हो। अब संतुलित ना हो का अर्थ क्या है कि असंतुलित समीकरण में समीकरण के दोनों ओर प्रतिक्रियाशील और उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होनी चाहिए, यानी वो भिन्न भिन्न है, तो असंतुलित समीकरण है। तो संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण दोनों यदि आप समझ गए, तो अब हमें पढ़ना है
असंतुलित समीकरण से संतुलित समीकरण की ओर जाने की, यानी संतुलित को असंतुलित को कैसे हम संतुलित करते हैं, इसके बारे में अब हमें पढ़ना है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हर बार एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। आइए सबसे पहले संतुलित समीकरण समझ लेते हैं। संतुलित समीकरण को लिखने के दो तरीका, एक तो है कि आप उसे शब्दों में व्यक्त करके लिखें और एक है कि आप संकेतों में लिखकर व्यक्त करें। एग्जाम में दोनों तरह से लिखे हुए आते हैं, इस वजह से हमने जो क्वेश्चन लाया है उसको दोनों तरफ से लिख के लाया है, शब्दों में भी और साथ ही साथ आपको अक्षरों में, आपको संकेतों में भी लिख के पढ़ना होगा। चलिए, मीथेन का फॉर्मूला सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इसको कहते हैं मीथेन। मीथेन यानी CH4, कहीं भी आपको CH4 लिखा हुआ दिखाई दे तो आपको समझ जाना है कि यह मीथेन का सूत्र है। CH4 एक हाइड्रोकार्बन है। जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे कार्बन तो उसी में एक आता है छोटा सा टॉपिक, छोटा सा हालांकि नहीं है, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में ये सारे चीज आपको मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे चीज, मिथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ये सारे चीजों को आपको वहां पे समझ में आ जाएंगे। ऑक्सीजन है तो हमने ऑक्सीजन लिया और यहां से जब हमने रिएक्शन कराया तो रिएक्शन करा के बना क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2, वाटर का फॉर्मूला H2O, H2O। मीथेन का फॉर्मूला देखो, यौगिक हमने परमाणु, अणु और यौगिक तीनों के बारे में समझाया था। परमाणु, जब किसी भी तत्व के एक संकेत में हम लिख देते हैं, जैसे हाइड्रोजन को H लिख दिया तो परमाणु। जब एक से अधिक तत्व मिल जाते हैं तो अणु। और यौगिक क्या होता है, और यौगिक का एक फॉर्मूला होता है, अगर फॉर्मूला है तो यौगिक है। जैसे मीथेन का फॉर्मूला है कि एक कार्बन के साथ जब हाइड्रोजन के 4 परमाणु जुड़ेंगे तब मीथेन बनेगा, तो ये फॉर्मूला बन गया, तो ये यौगिक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक कार्बन में जब ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो ये भी फॉर्मूला है। वाटर क्या है कि ऑक्सीजन के एक अणु में जब 2 हाइड्रोजन के परमाणु मिलेंगे तब वाटर बनेगा, तो ये भी फॉर्मूला है। ये सारे चीज हमने समझाया है। क्या ये बैलेंस है, आपको बैलेंस इक्वेशन हमने अभी पढ़ाया, तो क्या ये बैलेंस है? तो बैलेंस इक्वेशन में हमें क्या देखना होगा कि अभिकारक में कौन कौन से तत्व भाग लिए हैं और प्रतिफल में कौन कौन से तत्व हैं। हालांकि ये बात ध्यान रखना है कि आम रोपेंगे तो बबूल नहीं होगा और बबूल रोपेंगे तो आम कभी नहीं होगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर आपने आम का पेड़ लगाया है तो बबूल तो नहीं मिलने वाला, और बबूल का अगर पेड़ लगाए हैं तो आम का फल तो नहीं मिलेगा। तो अगर हमने मीथेन और ऑक्सीजन लिया है तो अलग अलग प्रोडक्ट तो बनेंगे, लेकिन कौन कौन से तत्व भाग लिए हैं ये तो जानना जरूरी है ना। अगर हमने मीथेन बनाया तो मीथेन में कार्बन है। अब देखो, एक तरफ आपको लिखना है, चलो इसी चीज को हम यहां पर लिखते हैं। मीथेन को हमने क्या लिखा, CH4, ऑक्सीजन को हमने लिखा O2, बना क्या, CO2, बना क्या, CO2 और H2O बना, यही बने। तो आपको एक तरफ लिखना है अभिकारक और एक तरफ लिखना है आपको प्रतिफल। एक तरफ अभिकारक और एक तरफ आपको प्रतिफल लिखने हैं। अभिकारक क्या है, जो अभिक्रिया में भाग लिया। तो आप देखिए कि अभिक्रिया में कौन कौन से तत्व भाग लिए हैं। तो अभिक्रिया में C से क्या होता है, कार्बन, तो हमने C लिखा, इसको कार्बन हमने लिखा। H से क्या होता है, हाइड्रोजन, तो हमने हाइड्रोजन लिखा, हाइड्रोजन हो गया। O से क्या होता है,
आप कहेंगे ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन हो गया। तो अगर अभिकारक में कार्बन भाग लिया है, हाइड्रोजन भाग लिया है और ऑक्सीजन भाग लिया है, तो प्रतिफल में भी कार्बन ही मिलेगा, ऑक्सीजन ही मिलेगा और हाइड्रोजन ही मिलेगा। इसका जो हमने एग्जाम्पल आम और बबूल का लिया है, यही तात्पर्य यहाँ पर सटीक खाते हैं कि अगर हमने आम का पेड़ लगाया तो बबूल तो नहीं मिलेंगे, और बबूल का पेड़ लगाया है तो आम मिलेगा नहीं। इसका मतलब है कि अगर हमने अभिक्रिया में कार्बन को लिया है, ऑक्सीजन को लिया है और हाइड्रोजन को लिया है, तो यही तत्व हमें प्रतिफल में भी मिलेंगे। यानी अभिक्रिया के बाद भी इन्हीं तत्वों का बोलबाला होगा। किसका बोलबाला होगा? यही कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का होगा। ऐसा नहीं होगा कि कार्बन के जगह पर गोल्ड आ गया, हाइड्रोजन के जगह पर मैग्नीशियम आ गया और ऑक्सीजन के जगह पर कोई अन्य सब्सटेंस जैसे पोटेशियम आ गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कार्बन है अभिकारक में तो यहाँ भी कार्बन होगा, यहाँ हाइड्रोजन है तो यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन है तो यहाँ भी ऑक्सीजन होगा। तो प्रतिफल में भी कार्बन होंगे, हाइड्रोजन होंगे और ऑक्सीजन होंगे। क्या इतनी बातें आप समझिए? चलिए, अब हमें बनाना है बैलेंस। अब हमें देखना है कि कौन कौन से तत्व यहाँ पर भाग लिए, ये चीज तो हम समझ गए। अब कितने संख्या में भाग लिए हैं? जैसे कार्बन है तो कार्बन की संख्या यहाँ कितनी है? कुछ नहीं है तो एक है, तो कार्बन एक है। हाइड्रोजन कितने हैं? चार हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? दो हैं। प्रतिफल में कार्बन एक है। यहां देखो, प्रतिफल में कार्बन की संख्या कितनी है? एक है, तो एक हो गए। हाइड्रोजन की संख्या दो है तो दो हो गए। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ एक है और यहाँ दो है, तो टोटल कितने हो गए? तीन हो गए। टोटल कितने हो गए? तीन हो गए। तो अब जरा समझो, लेबुजियर साहब का सिद्धांत क्या था? कहते हैं कि ना तो द्रव्यमान नष्ट होगा और ना ही द्रव्यमान का निर्माण होगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ना तो द्रव्यमान नष्ट होगा और ना ही द्रव्यमान निर्मित होगा। यानी जितना है उतना ही रहेगा। द्रव्यमान क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। लेकिन यहां तो मेरे बच्चे आप जरा समझो, कार्बन एक था, अगर कार्बन एक है तो कार्बन का द्रव्यमान यहाँ 1 ग्राम का, यानी एक कार्बन का यानी 12 ग्राम है, तो यहाँ भी एक कार्बन के द्रव्यमान 12 ग्राम है। ये तो चलो अच्छी बात है। यहाँ हाइड्रोजन 4 है, यहाँ 2 गए, 2 का कहाँ गया? 2 हाइड्रोजन गए कहाँ? अरे जितना हम लगाएंगे उतना ही तो हम पाएंगे। तो अगर लगा रहे हैं 4 हाइड्रोजन को तो हमें मिल रहा है 2 हाइड्रोजन, तब तो यहाँ गड़बड़ हो जाएंगे। इसका मतलब है कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। अब यहाँ ऑक्सीजन हमने 2 लगाए थे, यहाँ 3 ऑक्सीजन हो गए, एक ऑक्सीजन तो बढ़ गया, एक ऑक्सीजन बढ़ गया। कैसे हो सकते हैं? तब हमें जरूरत पड़ती है संतुलित करने की। तब हमें जरूरत पड़ता है संतुलित करने के लिए। तो संतुलित कैसे करेंगे? अब देखो, कार्बन दोनों में एक एक है, दोनों तरफ कार्बन एक है, अभिकारक में भी एक है, प्रतिफल में भी एक है। तो कार्बन को हम किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये बेचारी जैसे है बैठी हुई वैसे ही इसको छोड़ देंगे, किसी भी प्रकार से कोई छेड़खानी नहीं किया जाएगा। रहा हाइड्रोजन की बात, तो हाइड्रोजन अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 2 है। तो ऐसा करते हैं कि 4 और 2 का, 4 और 2 से कटने वाले एक नंबर को हम ले लेते हैं। तो 4 और 2 से कटने वाला एक सबसे छोटा नंबर है 4। जब भी ऐसा है तो देखो संतुलित कैसे करना है। हमने क्या लिखा? अभिकारक में जो हाइड्रोजन की संख्या और प्रतिफल में जो हाइड्रोजन की संख्या है, इन दोनों से कटने वाले एक छोटा से छोटा नंबर को हम लिखेंगे। तो 4 और 2 से कटने वाले एक नंबर है, सबसे छोटी नंबर है 4। तो अगर 4 है तो 4 का ये कितना गुना है? 1 गुना, और 2 का ये कितने गुना है? 2 गुना। 4 का 1 गुना है और 2 का 2 गुना है। तो हम ऐसा करते हैं
कि इस 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा और इस 2 को यदि हम 2 से गुना करें तो 4 हो जाएगा। तो आप देखें कि दोनों तरफ अब हाइड्रोजन की संख्या समान हो गया। अभिकारक में भी हाइड्रोजन की संख्या और प्रतिफल में भी हाइड्रोजन की संख्या समान हो गया। तो कार्बन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करना, हाइड्रोजन को 4 बनाना है, तो यहाँ 2 है, तो यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं। अब ऐसा बिल्कुल नहीं कोई बच्चा करेगा कि जैसे H2O है, इसको बैलेंस करना है, तो हम 4 बनाना चाह रहे थे, तो H4O लिख देते हैं, तो ये सरासर गलत हो जाएंगे। हम फॉर्मूला में किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जल का फॉर्मूला H2O होता है, तो वो हमेशा H2O ही रहेगा। हम फॉर्मूला के साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यहाँ अगर H4O लिख दिए, कोई बच्चा क्या करेगा, 4 बनाना था, 2 को 2 से गुना करेगा, H4O लिख देगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर ऐसा किए तो फिर गलत हो जाएगा। फॉर्मूला में छेड़छाड़ नहीं करना है। अब ये फॉर्मूला हमने इस प्रकार से कर दिया, यानी समूचे को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, केवल हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई नहीं किया है हमने समूचा को, यानी इस पूरे फॉर्मूला को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। किस वजह से? ताकि हाइड्रोजन हमारा 4 बन जाए। तो हाइड्रोजन 4 हो गया। जैसे आप समझो, आप मैथ में पढ़ते हो ना, मैथ में क्या पढ़ते हो, जैसे 2 + 3 लिखे हो। अब यदि इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है किसी 3 से, जैसे ये 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या ऐसा करेंगे कि इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको छोड़ दिए? अरे मल्टीप्लाई करने का अर्थ क्या हुआ कि इन समूचे को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? इस समूचे को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां से हमारा क्या बन जाएगा? अगर इस समूचे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना 8 हो गया और 4 तिया क्या हो गया? 12 हो गया। तो 8 + 12 कितना होता है? 20 हो गया। या इसी चीज को आप 3 + 2 5 है, तो 5 गुना 4 कर दें तो भी 20 हो गया। तो इस तरीका से हम करेंगे। 20 लाना है तो ऐसा नहीं करेंगे 4 गुना 2 कर दिया तो 8 + 3, तब तो 20 बनेगा ही नहीं। यानी मल्टीप्लाई हमेशा हम फॉर्मूला में करते हैं, तो समझना कि ये पूरे फॉर्मूला की बात की जा रही है। हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो पूरे फॉर्मूला में मल्टीप्लाई किया है, H2O में। तो हाइड्रोजन भी 2, जैसे 4 दूना 8 हमने किया, तो इसी तरीका से 4 गुना 3 भी 12 हुआ है। तो यहाँ से 2 गुना हाइड्रोजन के 2, तो 2 दूना 4 हुआ। तो इसी तरीका से 2 गुना 1 क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 2 हो जाएंगे। तो अब ऑक्सीजन की मात्रा भी कितनी हो गई? ऑक्सीजन की मात्रा 2 यहाँ थे, 2 यहाँ थे और यहाँ से भी 2 हो गया। तो 2 + 2 कितना हो गया? 4। तो ये 3 अब कट गया। अब ऑक्सीजन कितने हो गए? 4। अब यहाँ पर ऑक्सीजन, अब प्रतिफल में ऑक्सीजन की मात्रा 4 हो गई। प्रतिफल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी हो गई? 4 हो गई। तो अगर प्रतिफल में ऑक्सीजन की मात्रा 4 है, तो हमें अभिकारक में भी ऑक्सीजन की मात्रा को सेम करना होगा। तो अब क्या करेंगे? यहाँ पर 4 है, तो 4 और 2 यहाँ भी थे। तो आप देखो, इसको 4 बनाना है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बन गया 4। अब दोनों तरफ देखो 4 4 हो गए। कार्बन 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 4, यहाँ भी हाइड्रोजन 4, यहाँ ऑक्सीजन 4, यहाँ भी ऑक्सीजन 4। तो हमें अभिकारक में क्या करना है? ऑक्सीजन 4 करने हैं। तो हम फॉर्मूला में चेंज नहीं करेंगे, फॉर्मूला में चेंज नहीं करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं कि O4 लिख दो, O4 नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो ये पूरा का पूरा जो इक्वेशन है हमारे बैलेंस हो गया। तो बैलेंस करने का जो तरीका है आपने समझ गया होगा कि किस तरीका से हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। हर वो छोटी छोटी पॉइंट को हमने अच्छे ढंग से समझाया है। बात क्लियर है? चल एक और एग्जांपल देख लेते हैं।